चलिए भाई, अब जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये जो हम लोग का जो चैप्टर है वो कुछ इस टाइप से डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन के बारे में, और इंट्रोडक्शन में क्या क्या है, फिर नेसेसिटी एंड ब्रीफ। इंट्रोडक्शन में दो टॉपिक हम लोग, नेसेसिटी एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। उसके बाद सोर्सेज ऑफ वाटर, ये थोड़ा सा ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं ये दोनों टॉपिक, इसमें से ये ज़्यादा नीचे वाला। अब देखिए ऊपर क्या है। अब ये क्वांटिटी ऑफ वाटर शायद इस लेक्चर में हम लोग ना देख पाए, अगले लेक्चर में देखें, लेकिन यहाँ से हम लोग चीज़ों को समझना शुरू करें क्योंकि इसमें सारे टॉपिक जो है वो लंबे हैं, समझने वाले हैं, टाइम टेकिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो देखेंगे अभी इसको वन बाई वन। सबसे पहले इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अब केवल हमको समझना क्या है, नेसेसिटी एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटर, और उसमें सोर्सेज। तो नेसेसिटी को खूब डिटेल में समझ लिया जाए, आउटलाइन समझ लिया जाए, उसके बाद सोर्सेज को पढ़ेंगे। तो लिखने को तो बहुत छोटे में लिखा है, लेकिन हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। कैसे समझते हैं, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि हम लोग का वाटर सप्लाई की नेसेसिटी क्यों है। ठीक है ना, तो नेसेसिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम वो क्यों है, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। नेसेसिटी ऑफ नेसेसिटी ऑफ नेसेसिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम, ये क्यों है भाई। जल वितरण प्रणाली की या जल आपूर्ति प्रणाली की आवश्यकता ही क्यों है, क्यों। देखिए इस दुनिया में जितना भी पानी है, टोटल अवेलेबल वाटर, ध्यान समझिएगा, टोटल अवेलेबल वाटर जो आपके पास है, टोटल अवेलेबल वाटर जो है वो जो आपका है, वो टोटल अवेलेबल वाटर का लगभग 97% पानी, कितना, 97% अवेलेबल पानी का 97% कहाँ है, ये ओशन में है। ओशन माने महासागरों में या फिर समुद्रों में, बात समझ रही है। 2% यानी 2.7% पानी जो है वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। बचा इसमें से अगर ध्यान से अगर देखें तो केवल 0.3% पानी, इवन लेस देन 1%, मतलब अगर लिखें लेस देन 1% वाटर, लेस देन 1% यानी 0.3% वाटर, वाटर अवेलेबल 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 टू कंज्यूम, अवेलेबल टू कंज्यूम, मतलब केवल हमारे लिए इतना ही पानी क्या है, कंज्यूम करने के लिए अवेलेबल है। कंज्यूम का मतलब हमारे यूजेस के लिए, बाकी सब पानी हमारे लिए है, लेकिन किसी अन्य, मतलब समुद्र के पानी का आप क्या ही कर लेंगे, नमक बनाने के अलावा या फिर यात्रा के लिए जो एक मार्ग प्रदान करता है उसके अलावा कोई बहुत मतलब नहीं है। तो आप धीरे धीरे आप एक चीज को समझें कि बहुत कम पानी अवेलेबल है। और इसमें से भी एक चीज और समझिएगा, ये जो पानी अवेलेबल है, इतने पानी में भी, जितना भी इस पानी में भी जितना भी आपका ग्राउंड वाटर प्लस सरफेस वाटर मिला के टोटल जो अवेलेबल है वो केवल इतना ही पानी अवेलेबल है। बात समझ रही, टोटल मिला के जो पानी अवेलेबल है वो केवल कितना ही पानी अवेलेबल है। और इसमें से भी सोचिए ड्रिंकेबल कितना होगा, सोचिए ड्रिंकेबल वाटर कितना होगा। ड्रिंकेबल वाटर वो बहुत कम होगा भाई साहब, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा ड्रिंकेबल वाटर। मतलब बहुत कम पानी ऐसा है जो एज इट इज कंज्यूम किया जा सकता है। ठीक है, और वो इतना कम है, और प्लस उसमें जितनी इम्प्योरिटीज हैं उन इम्प्योरिटी, अच्छा अब पानी तो काफ़ी कम है, मतलब ड्रिंकेबल वाटर काफ़ी कम बचा। तो अगर उसको सिस्टमेटिक सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो फिर एक तो लोग उसको भी खराब कर देंगे, या फिर वो खराब हो जाएगा जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से। इसलिए इसको सही तरीके से यूज करना, इसका जो है प्रॉपर यूज जो करना है वो कैसे हो पाएगा प्रॉपर यूज हम लोगों के लिए, उसके लिए हम लोग को जरूरत है किसकी, वाटर सप्लाई सिस्टम की। इसके लिए हमको जरूरत है किसकी, वाटर सप्लाई सिस्टम की। बात समझ आ रही, वाटर सप्लाई सिस्टम का क्यों नीड है, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल वाटर का अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर जो है, अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर जो है वो काफी कम है, और उसके कंपेयर में हमारे पास डिमांड क्या है, काफी ज्यादा है। तो उसको जब भी कोई चीज कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो हम लोग उसको मैनेज करते हैं, और मैनेज करने को ही कहते हैं क्या, वाटर सप्लाई सिस्टम। इसलिए हमको इसको पढ़ना पड़ता है, ये आवश्यकता है। जो पहला टॉपिक हम लोग था ये नेसेसिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, उसका रीजन क्या है आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जरूरत क्या है पानी की। अभी तो चलिए ये समझें कि प्रणाली क्यों बनाई गई, क्यों वाटर सप्लाई सिस्टम बनाया गया, उस पर बात हो गई। अब हमें बात करना है किस पर, पानी की, कि पानी का हमें क्या क्या आवश्यकता होता है। ठीक है ना, देखिए पानी का मुख्य रूप से हम लोगों को जो काम है,
पानी का हम लोगों को जो मुख्य रूप से काम है, वो मुख्य रूप से काम क्या है हम लोगों के पास? तो मुख्य काम हमारे पास जो पानी का है वो क्या है? वो है या तो आप उसका डोमेस्टिक यूज करेंगे, या तो आप उसका डोमेस्टिक यूज करेंगे, और या तो आप उसका पब्लिक पर यूज करेंगे, पब्लिक यूज करेंगे। दो ही टाइप से तो आप यूज कर सकते हैं। मतलब डोमेस्टिक मतलब घर के अंदर अपने सामान्य कामों के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी टाइप के अन्य काम में। जैसे डोमेस्टिक यूज में आप पानी का यूज जो है कहाँ कहाँ कर सकते हैं? डोमेस्टिक मतलब घर में कपड़ा धोना, नहाना, खाना बनाना, पीना, वो सब किस में चला जाता है? डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर में चला जाता है। और पब्लिक यूज में है, मान लीजिए आप कहीं पढ़ाई करने गए, तो कोई इंस्टीट्यूट है, कोई फैक्ट्री है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, या फिर आपका बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पार्क है, पार्क में आप घूमने गए, मतलब आप किसी न किसी तरह से इनडायरेक्टली पानी का कंज्यूम क्या कर रहे हैं? लगातार कर रहे हैं। तो कुछ तो आप अपने घर के अंदर कर रहे हैं जो डोमेस्टिक यूज में जा रहा है, और कुछ आप सार्वजनिक स्थानों पर जिसमें और भी चीज़ें, जैसे मतलब कभी आग लग गई, कभी जैसे मान लीजिए आप स्विमिंग करने ही गए, मान लीजिए आप स्विमिंग करना ही कोई सीख रहा है, तो आप नहीं सीख रहे हैं, तो जब सप्लाई बनती है तो केवल आपको ध्यान रख के थोड़ी बनेगी, पूरी जनता को ध्यान रख के बनती है। तो उसको स्विमिंग में चला गया, फिर फायर को शांत कराने में चला गया, तो ये सब काम में भी पब्लिक यूज में चला जाता है, जो डेली का तो नहीं है और सबके लिए नहीं है, बट एक आदमी का औसतन, अब कोई कम कर ले कोई ज्यादा कर ले उस पर मत ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक मान के चलिए मोटा मोटा कि सभी लोगों को ऐसी इन्हीं दो क्षेत्रों में पानी की जरूरत क्या होती है? पड़ती है। ठीक है, अब एक चीज अगर हम लोग बात कर लें कि जल जो वाटर सप्लाई आपका सिस्टम है उसका रूपरेखा क्या है, ठीक है ना। अब पहले कि वाटर सप्लाई सिस्टम है क्या, सबसे पहला अगर हम लोग बात करें, आवश्यकता तो हमने पढ़ ही लिया, अब वाटर सप्लाई सिस्टम हम लोग का है क्या? वाटर सप्लाई सिस्टम हम लोग का क्या है? वाटर सप्लाई सिस्टम तो क्या है? पानी को किसी जगह से उठाना, पानी को किसी जगह से उठाना और उठाकर उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना, जिस मात्रा में और सही तरीके से, मतलब पानी को उठाना, उठाना किसी एक जगह से, सोर्स से उठाना और उसको ले जा करके उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, उपभोक्ता तक सही मात्रा में, सही मात्रा व सही गुणवत्ता में पहुंचाना, सही गुणवत्ता मतलब क्वालिटी में पहुंचाना। ये पूरा किसका उद्देश्य है? ये किसका उद्देश्य है? वाटर सप्लाई सिस्टम का मेन ऑब्जेक्ट, वाटर सप्लाई सिस्टम का यही है कि हम कहीं से पानी को उठाएं और ले जाके उसको कंज्यूमर तक, मतलब पानी को कहीं से उठा के कंज्यूमर तक सही मात्रा में और सही क्वालिटी में पहुंचाना। इसी के लिए हमको जरूरत पड़ जाती है किसकी? वाटर सप्लाई सिस्टम की। इसी के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ जाती है? वाटर सप्लाई सिस्टम की। तो ये बहुत इजी बात हो गया कि वाटर सप्लाई सिस्टम का क्या है। अब इसके हम लोग स्टेप्स को इन्वॉल्व कर लें कि क्या क्या वो स्टेप्स हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं एक वाटर सप्लाई सिस्टम को बनाने में। बात समझ रहे हैं? एक वाटर सप्लाई सिस्टम जो आपका है उसको क्रिएट करने में किस किस स्टेप्स को हम लोग क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं, क्या चरण है उसके, ठीक है ना। उसकी जो आउटलाइन है वो क्या होती है। तो आउटलाइन इसकी अगर हम लोग बात करें कि आउटलाइन इसका क्या क्या है, तो अगर हम लोग बात करें आउटलाइन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम, आउटलाइन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, अगर हम लोग इसकी बात करें, आउटलाइन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम की बात करें, तो एक चीज जान लीजिए कि इसका आउटलाइन यानी इसकी रूपरेखा कैसी, तो इसके मुख्य 4 चरणों में इसके काम को विभाजित किया गया। पूरे वाटर सप्लाई सिस्टम का जो मुख्य रूपरेखा है उसमें सबसे पहला चीज आता है हम लोग का कलेक्शन ऑफ वाटर। सबसे पहला चीज क्या आता है हम लोग का? कलेक्शन ऑफ वाटर। कलेक्शन ऑफ वाटर का मतलब होता है जल को संचित करना, यानी हम यहाँ पे लिखते भी जा रहे हैं, जल को इकट्ठा करना या संचित करना, इकट्ठा करना। दूसरा इसका क्या काम है? चलिए, जल को हमने कहीं से किसी सोर्स से क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। उसके बाद जल को उपचार संयंत्र तक पहुंचाना, यानी कन्वेंस ऑफ वाटर, कन्वेंस ऑफ वाटर, यानी इसको उपचार संयंत्र तक पहुंचाना, उपचार संयंत्र तक पहुंचाना। तीसरा चीज क्या हो सकता है? जब वो वहां पहुंच गया तो जल का अगली चीज इसका
ट्रीटमेंट ऑफ वाटर जिसको बोलेंगे हम लोग, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, यानी जल का जल का जल का शुद्धिकरण, शुद्धिकरण या जो भी इसका हिंदी होता हो यही होगा, प्योरिफिकेशन या ट्रीटमेंट, ठीक है ना। जल का शुद्धिकरण या शोधन इसको कह सकते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद जल का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी चौथा स्टेप क्या होगा इसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी ये क्या हो जाएगा, जल का वितरण। मतलब ये चार माध्यम हुए, चार स्टेप्स हुए जिनको फॉलो करके पूरा जो आउटलाइन बनाया गया कि मोटा मोटा ये काम हमको करना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले उसमें हम लोग अगर इनको अगर ऐसे लिखना चाहें कि आउटलाइन क्या, वाटर सप्लाई सिस्टम का हिसाब किताब क्या, उसको अगर समझना हो तो आसानी से आप आउटलाइन को डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भूमिगत या फिर सतह से जल को इकट्ठा करना, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो वो इकट्ठा करना, ताकि सप्लाई में हमको कोई दिक्कत ना आए। बात समझ आ रही है। तो उसके लिए कलेक्शन ऑफ वाटर वहां से कर लिया जाता है। कन्वेंस का मतलब पानी को जहाँ उपचार बनाना, उसका प्लांट बना रहता है कि वाटर प्योरिफिकेशन का प्लांट कहाँ पे है, उस जगह पर हमको इसको पहुंचाना, इसको कहते हैं कन्वेंस ऑफ वाटर। और ट्रीटमेंट का मतलब पानी का अब ट्रीटमेंट करना, जो भी उसमें क्वालिटी पैरामीटर चेक करने के बाद जो दिक्कतें आ रही हैं उस दिक्कतों के दौरान ये हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे कि जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत क्या हो इसकी खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने, यानी जगह जगह पर जहाँ इसकी जरूरत है उसको भेज देना। बात समझ आ रही है। तो ये आउटलाइन है मोटा मोटा वाटर सप्लाई सिस्टम में। ये चरण जो है वो अपनाए जाते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम में, ये चरण क्या होते हैं, अपनाए जाते हैं। बात समझ आ रही। अब आपने समझ लिया कि हमें एक सोर्स को अगर ढूंढना है, हमें एक सोर्स को ढूंढना है, तो अब पूरा पूरा हम लोग यहाँ पर बात कर देंगे दूसरे टॉपिक पर, विच इज वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज का मतलब जहां पे पानी मिल सकता है उसकी बात हम लोग करेंगे। रिसोर्सेज की जगह पर अगर, अच्छा क्योंकि रिसोर्स का बोलने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ वाटर। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ वाटर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ वाटर। क्या क्या, या सोर्सेज ऑफ वाटर, बल्कि सोर्सेज ऑफ वाटर मतलब क्या क्या सोर्स हो सकते हैं जल के। जल के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, तो मोटा मोटा जल जहां से पाया जाता है उसको जल का सोर्स कहते हैं। और इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, ठीक है ना। कुछ सोर्स जो थे उसमें देखिए लिखा भी गया था, जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया था उस सोर्स में देख लीजिए, सबसे पहले सरफेस है और दूसरा क्या है, सब सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको समझेंगे ध्यान से, तो दूसरा क्या होता है, सरफेस सोर्स। पहले इनको दो भागों में बांटा गया, सरफेस सोर्स, और दूसरा क्या है आपका, सब सरफेस सोर्स। सब सरफेस सोर्स, सब सरफेस सोर्स, यानी इनको बोलते हैं हम लोग सतही स्रोत। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सतही स्रोत। और इनको क्या कहते हैं हम लोग, आधा आधा सतह या सतही स्रोत, आधा सतही स्रोत। सतही स्रोत में क्या आते हैं, जो सतह पे पाया जाता है। जैसे सतह पे पाने वाले जितने हैं सबको वन बाय वन हम लोग लिख लेते हैं कि सतह पर कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। अब सतह पर पाने जाने वाले इसमें सबसे पहले अगर लिखें हम लोग तो रिवर है, यानी हम लोग कहें कि नदियां हैं, ठीक है ना। एक सेकंड यार, इसमें नदियां हैं। दूसरा आपका है इसमें झीलें, यानी इनको कहेंगे हम लोग लेक्स, लेक्स यानी झीलें। और तीसरा आप लोग का क्या है, इसी में नदियां हैं, झीलें हैं, या जितने भी सतह पर आपको, तो कुछ धोखे में होते हैं, कुछ धोखे में करते हैं आपको, वो धोखे वाले कौन से होते हैं उस पर भी हम लोग बात कर लिया जाएगा अभी पर। जिनको बोलते हैं रिजर्वायर, अभी बताएंगे अभी हम धोखे में कौन सा रखते हैं, सतह पर दिख के भी सतह के ना होना। रिजर्वायर यानी इनको बोलते हैं हम लोग जलाशय। कुछ स्थितियों में समुद्र यानी सी, यानी समुद्र। कुछ हद तक अगर कम सॉल्ट वाला जगह हो तो समुद्र के पानी को कुछ अलग कामों में लाया जा सकता है, वैसे मोस्टली यूज नहीं हो सकता है। कैनाल्स यानी नहरें, कहीं से कोई नहर आ रही हो तो वहां से भी पानी हम लोग ले सकते हैं पीने वाला। यानी ये लगभग मोटे मोटे हो गए कौन कौन से। कुछ बहुत छोटे अगर हम लोग बात कर लें तो वाटर स्ट्रीम्स, यानी स्ट्रीम्स यानी जल
धाराएं। स्ट्रीम्स मतलब जल धाराएं जो होती हैं वो होती हैं सरफेस सोर्स के क्या 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 इसमें सरफेस सोर्स में पाया जाता है। ठीक है, अब इनमें हम लोग कौन क्या होता है इसको पहले समझते जाएंगे, फिर इनको भी हम लोग वन बाय वन समझेंगे। अब इनको में जो भूमिगत स्रोत होते हैं उनमें क्या होते हैं। अब देखिए भूमिगत और सतही स्रोत में अंतर क्या होता है, पहले उस चीज को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है ना, कि भूमिगत और सतही सोर्स में अंतर क्या होता है। पहले देखिए इसमें क्या होता है, भूमिगत में सबसे पहले यहाँ पर जो आ जाता है वो कुआं, सबसे जो आसान है वो कुआं यानी वेल, और ये भी खुद ही कई टाइप का हो जाता है। दूसरा दूसरा आपका हो सकता है झरने यानी स्प्रिंग्स, झरने यानी कि ये होते हैं स्प्रिंग्स स्प्रिंग्स। तीसरा जो आपका हो सकता है वो अंतः अंतः इनको इनफिल्ट्रेशन गैलरी बोलते हैं। मैं इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। अब ये क्या होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एक मिनट मैं देख लेता हूँ जरा सा, एक मिनट रुक जाइएगा, हिंदी में क्या नाम है। अंत नहीं होता, रिसन भी तो हिंदी है, आसान हिंदी है रिसन। रुकिए, हिंदी आसान एक अंत श्रवण करके होता है इसका हिंदी, वो मैं थोड़ा सा दिक्कत उसी से हो रही थी। चलिए ये अच्छा है नाम इसका, रिसन गैलरी, रिसन गैलरी। और अगला होता है चौथा, फिर वही से इनफिल्ट्रेशन पाइप, इनफिल्ट्रेशन पाइप यानी रिसन पाइप। और पांचवा आपका जो होता है वो होता है इनफिल्ट्रेशन 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 वेल। इनफिल्ट्रेशन पाइप को भी हिंदी में रिसन पाइप कह रहा है, इनफिल्ट्रेशन वेल मतलब जो रिसन कुआं हो गया। ठीक है ना, रिसन कुआं, ठीक है, रिसन कुआं ये हुआ। इनफिल्ट्रेशन पाइप का मतलब होता है अंतःश्रवण पाइप या फिर रिसन पाइप या रिसन कुएं। ये आपके जो सोर्सेज हैं वो दोनों सोर्सेज को हमने क्या कर लिया यहाँ पे बांट लिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर वन बाय वन सोर्सेज को हम लोग समझें तो देखिए इन सोर्सेज को अगर हम लोग ऐसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, ऐसे यहाँ पे ऐसे समझिए, हमने इनको यहाँ पे कर दिया। ठीक है, सर्फ यहाँ पे। अब देखिएगा जरा ध्यान से यहाँ पे इस चीज को, कि इसमें से सब क्या क्या है सबको समझना है। आपको सबसे अच्छा रहता है कि सबका डायग्राम दिखा दिया जाए, लेकिन अब आप लोग कहते हैं कि सर पीडीएफ मत खोलिए, तो मैं पीडीएफ इसमें नहीं खोलने वाला हूँ। ठीक है, डायग्राम्स अगर सामने होते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, आपको समझ में आ जाती चीजें, फटाक से समझ में आ जाती। और आप लोग का राय होगा तो डायग्राम खुलेगा, नहीं तो फिर बना तो नहीं पाएंगे उतना, थोड़ा थोड़ा समझा सकते हैं कि कैसा दिखता है। ठीक है, सतही स्रोत में नदियां क्या होती हैं कोई बताने की जरूरत नहीं है। जो जलधाराओं से मिलकर के एक बड़ी धारा बनती है उसी को नदी कहते हैं। छोटी छोटी जलधाराएं जो पर्वतों से या पहाड़ों से निकलती हैं उनसे मिलकर जो बड़ी धारा बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, उसी को नदी कहते हैं। ठीक है, अब लेक्स यानी झीलें क्या होती हैं, जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है उसमें जब नदी कहीं पर चलती है तो कई जगहों पर पानी ना नदियों की वजह से, जैसे कोई बहुत गड्ढा, नदी ऊपर से आ रही थी, कोई बहुत बड़ा गड्ढा है, उसमें पानी क्या हो गया, इकट्ठा हो गया पूरा, और फिर दूसरे तरफ से निकल भी रहा है। ठीक है ना, तो जो एक जगह जगह पे जो गड्ढों की वजह से जो नदी निकली तो नदी तो निकल गई, और कुछ गड्ढे ऐसे होते हैं जिनमें या तो ग्लेशियर्स के पिघलने, अब आपने देखा कि सब मिला के 0.7% थे और ग्लेशियर अकेले 0.3% थे, और ग्लेशियर अकेले जो था वो 2.7% जो है बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो सोचिए जितना पानी आप देखते हैं ना, जितना आपकी आंखों से अगल बगल आपको पानी दिखता है, तालाब नदी जमीन सब मिला के केवल कितने हैं, 0.3%। अब बाकी का 2.7% किसमें है, केवल ग्लेशियर्स में, समुद्र वाला छोड़ के बात मैं कर रहा हूँ, ग्लेशियर में। तो एक चीज बताइए कितना ज्यादा ग्लेशियर होगा यार, बहुत ग्लेशियर होगा। क्यों जानते हैं, एक एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चिम युंगडुंग ग्लेशियर। इसका नाम चाइना वालों ने रखा है इसलिए थोड़ा अजीब सा है, चिम युंगडुंग ग्लेशियर, इसका नाम है चिम युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, चिम युंगडुंग ग्लेशियर इसका नाम है। इस ग्लेशियर के पिघलने से एक झील बनी है। ग्लेशियर पिघलता है फिर जमता है फिर पिघलता है, ऊपर से बर्फ जम रही है नीचे से पिघल रही है, इस ग्लेशियर के पिघलने से एक झील बना है। जिस झील को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम लोग मानसरोवर झील। जानते हैं मानसरोवर झील से कई नदियां निकली हैं, जिसमें से गंगा नदी या फिर
ब्रह्मपुत्रा नदी और जहां तक मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है सिंधु नदी भी, तीनों इसी इसी झील से निकली हैं। सोचिए कितनी बड़ी झील होगी मानसरोवर झील, जिससे नदियां निकल जा रही हैं, नदियां निकल रही हैं। और गंगा नदी के आर पार की अगर चौड़ाई देख लेंगे ना आप, तो आप सोचेंगे इतना पानी, ये पानी उस ग्लेशियर से आ रहा है। तो समझिए उस ग्लेशियर के पिघलने से इस मानसरोवर झील में क्या है, पानी है, और उसी पानी से ये नदियां 12 मास क्या हो रही हैं, बह रही हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लेशियर्स में कितना पानी इकट्ठा होता है। ठीक है, तो जो झीलें होती हैं वो काफी बड़ी बड़ी होती हैं, कुछ प्राकृतिक हो सकती हैं और कृत्रिम भी हो सकती हैं। बात समझ आ रही है? झील कहीं पर भी पानी अगर इकट्ठा हो रहा है कहीं पर, तो उसको झील कह देंगे। कहीं पर भी अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, झील कह देंगे। अब तीसरी चीज आती है रिजर्वायर। ये सब सरफेस वाले की भी बात कर रहे हैं। रिजर्वायर क्या होता है? तो रिजर्वायर की अगर हम लोग बात करें तो जब कोई नदी निकलती है और उसका रास्ता रोक दिया जाए तो पानी लगेगा फैलने। अभी पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि अगर कोई नदी निकल रही हो और उसका रास्ता क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। नदी ऐसे जा रही थी अपने रास्ते, उसका पानी फ्लो हो रहा था और उसका रास्ता किसी ने बीच में क्या कर दिया, रोक दिया। ऐसे क्या बना करके, कोई बांध बना करके, कोई ये डैम बना। आपका डैम किसको बोलते हैं? डैम पानी को नहीं बोलते हैं। बात समझ आ रही है ना? जो जो आपने रोक वाली दीवार बनाई ना, जो आपने एक रिटेनिंग वॉल बनाई, जो आपने क्या बनाया, एक रिटेनिंग वॉल बना दिया आपने, ये रिटेनिंग वॉल को डैम बोलते हैं। इस दीवार को जो आपने नदी के रास्ते में बनाया, जब आप बनाएंगे तो नदी का पानी पहले ऊपर तो जाएगा नहीं, ये काफी ऊंची दीवार है, तो ये पूरा लगेगा ऐसे क्या होने, फैलने लगेगा। बस पानी इस एरिया में पूरा क्या हो जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। और ये जो पानी की कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक जो बन गया यहाँ पे, एक झील बनेगा तो इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल लेक, यानी एक कृत्रिम झील बन गई। उस कृत्रिम झील को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रिजर्वायर बोलते हैं। उस कृत्रिम झील को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्वायर यानी जलाशय बोलते हैं। इस कृत्रिम झील को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जलाशय या रिजर्वायर बोलते हैं। कैसे बनता है ये? जब किसी बहती नदी के आर पार क्रॉस डायरेक्शन में ऐसी वॉल बना दी जाए जो वॉल उस नदी के पानी को क्या करे, पूरी तरह से रोक दे, तो उस केस में यहां पर जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं जलाशय। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि रिवर क्या होता है, समझ में आया कि लेक क्या होता है, और समझ में आया कि रिजर्वायर क्या होता है। समुद्र क्या होता है किसी को बताने की जरूरत है? जो हमारा ग्लोब है, जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब का मतलब आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये समझा होगा, आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा कि हमारा ग्लोब कैसा है। हमारा ग्लोब जो है, एक सेकंड, हमारा ग्लोब जो है, हमारा ग्लोब जो है कुछ ऐसा है। ठीक है ना, ऐसा गोल है। ठीक है, ऐसे। और इस गोल ग्लोब के 2/3 हिस्से, 2/3 हिस्से का मतलब क्या हुआ इस गोल ग्लोब के, मतलब इसमें कहीं कहीं ऐसे ना जगह जगह पे जो है ना वो लैंड पार्ट है, ऐसे लैंड पार्ट, ऐसे 7 द्वीप हैं ऐसे टोटल। ऐसे छोटे छोटे जगह पे जमीन ऊपर निकली हुई है, बाकी हर जगह पर तो पानी ही भरा हुआ है। बाकी हर जगह पर, बाकी हर जगह पर क्या है, पानी भरा हुआ है। ये सब पूरा क्या है, ये सब क्या है, और ये पूरा सारा पानी जो है ये ऐसे भरा हुआ है। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग जमीन पर रहते हैं, बीच बीच में कहीं पानी आ जाता है, तो एक चीज और मजेदार बात जान लीजिए, बीच बीच में पानी नहीं आता है, बीच बीच में जमीन है। बात समझ में आ रही है ना? तो अब इससे कितना डरावना लग रहा होगा सुन के, अगर जो लोग पहली बार सुने ये चीज, जो लोग सुने हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक चीज जान लीजिए, ज्यादा पानी है, बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा जमीन निकल गया है, तो उसी जमीन पर हम लोग क्या कहते हैं, अपना देश बना के उसी के लिए लड़ाई करते हैं। हम लोग देश उस बना लेते हैं, फिर उसी के लिए एक दूसरे देश से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। एक के दिन पानी का लेवल बढ़ेगा, सब लेके लपेटा जाएंगे। ऐसे ही 7 बड़े बड़े हैं और कुछ जगह जगह छोटे छोटे हैं। तो जो बड़े बड़े हैं वो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। जो छोटे छोटे हैं वो क्या है, जो छोटे छोटे हैं वो आइसलैंड्स हैं। बात समझ में आ रही है? जो बड़े बड़े होते हैं उनको बोलते हैं क्या, वो महाद्वीप है, यानी कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, और जो छोटे छोटे निकल जाते हैं उनको आइसलैंड्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आइसलैंड छोटे छोटे, जैसे लक्षद्वीप है आपका, इधर अंडमान निकोबार है भारत के आसपास। अब बाकी ये जो बड़े बड़े, भारत खुद एक एशिया बड़ा सा महाद्वीप है, उसी पर ये छोटा सा देश भारत है। तो आप समझ लीजिए कि पानी कितना ज्यादा होगा पूरी पृथ्वी पर। जानते हैं केवल 29% पर क्या है, जमीन है, बाकी 71% पे क्या है, पानी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो समुद्र क्या है, इससे आइडिया लग गया आपको?
ये महासागर हैं जो बड़े बड़े घेरे में बने होते हैं, वो महासागर हैं। महासागर मतलब ओशंस होते हैं। बात समझ आ रही है। इसी तरीके से आपका कैनाल क्या होता है? कैनाल तो नदियों से निकालने जाने वाला एक जलमार्ग है जो पानी को क्या करता है, पहुंचाता है खेतों तक या फिर जहां पे उसको पहुंचाना होता है। कैनाल के बारे में इरिगेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। कैनाल क्या होती है? ये नदियां अपने से बनती हैं, लेकिन कैनाल अपने से नहीं बनता है, इसको बनाया जाता है कृत्रिम रूप से। और लास्ट चीज आती है स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स ज्यादातर कैसी होती हैं? नेचुरल्स। नेचुरल्स कैसे? देखिए, जब ये झील होगी ना, तो इस झील से जब भी कोई झील बनती है तो उससे छोटी छोटी कई सारी पतली पतली धाराएं चलती हैं। अब वो धाराएं जैसे मान लीजिए कहीं फर्श पे पानी गिराइए, 2-3 जगह गिराइए, सब पानी आगे जाके आपस में जैसे अपने घर में फर्श पे पानी गिरा दीजिए, फर्श में पानी गिराएंगे तो कहीं से एक जगह से फूटेगा, आगे बढ़ेगा ढाल की तरफ, और एक जगह और जगह, जब सबको गिराएंगे तो एक ही जगह जाके नाली में गिरेगा, और वो फिर नाली आगे चली गई पूरे पानी को एक साथ लेके। तो इसका मतलब वो नाली क्या है? नदी का काम कर रही है। और ये छोटे छोटे पानी जो जगह जगह से गिरे हैं वो स्ट्रीम्स यानी जल धाराओं का काम कर रहे हैं। बात समझ रही है? तो आपको ये समझ में आ गया कि सतही स्रोत क्या क्या होते हैं। सतही स्रोत वो होते हैं जिनके पानी का पृथ्वी द्वारा कोई फिल्टरेशन नहीं होता, वो पृथ्वी से छनते बिल्कुल नहीं है। ये वो सारे सोर्स हैं जो पृथ्वी से छनने वाले नहीं है। ये पानी बहुत ही गंदा, इनसे मिलने वाला पानी, इनसे मिलने वाला जो पानी होती है वो काफी ज्यादा, उसको क्या करना पड़ता है? स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। मतलब इसमें सस्पेंडेड सॉलिड काफी ज्यादा रहते हैं, इसमें सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, सस्पेंडेड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मतलब आपको देखेंगे ना नदियों के पानी में या इन सब सारे पानी में, इन सब जितने पानी है सब में पत्ता है तो घास है तो टुकड़ा है तो प्लास्टिक है, तमाम चीजें इसमें पाई जाएंगी। और जो जमीन से निकलने वाला पानी होता है उसमें किसी भी साफ रहता है, ज्यादातर देखने में साफ रहता है। एक चीज जान लीजिए, इस पानी में भले ही अशुद्धियां घुली हों लेकिन इसमें हवा भी घुली रहती है। तो हवा का मतलब ये हवा के संपर्क में रहता है। तो ऐसे पानी को ना ट्रीटमेंट देते समय एयरेशन की जरूरत नहीं होती है। जब एयरेशन मतलब पानी में हवा घोल देना, हवा घोलने से क्या होगा उस पर बाद में बात करेंगे हम लोग ना। ऐसे पानी में जो है ट्रीटमेंट की जरूरत में एयरेशन की जरूरत, जितने भी हैं उनमें एयरेशन की यानी वायु, एयरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं देख के बता दूंगा। एयरेशन मतलब उसमें हवा को घोलना, और हवा घोलने की जरूरत इसमें नहीं है, लेकिन इसमें स्क्रीनिंग की जरूरत है। जबकि जो पानी जमीन से निकालते हैं आप पंप वगैरह से, उसमें स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जमीन से आया है तो उसमें स्क्रीनिंग की तो कोई जरूरत नहीं है। स्क्रीनिंग का मतलब छानने की जरूरत उसको नहीं है। लेकिन इस पानी में चूंकि जमीन के अंदर था तो एयरेशन की बड़ी ज्यादा जरूरत होती है इसमें, ठीक है ना। एयरेशन की जरूरत इसमें होती है, किसमें? जितने भी सब सरफेस या जमीन के अंदर वाले सोर्स हैं उसमें एयरेशन की जरूरत होती है। इस चीज को जान लीजिए, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं? कुआं क्या होता है, झरने क्या होते हैं, रेसन गैलरी, इनफिल्ट्रेशन पाइप। तो देखिए डिटेल में आपको नोट्स में डायग्राम के साथ मिल जाएगा, लेकिन मैं हल्का सा ओवरव्यू आपको इसको जरा दे दूं क्या क्या होता है, ठीक है ना। इनको अगर मैं यहीं पे ऐसे रखता हूँ, यहाँ पे समझिएगा जरा क्या होता है हिसाब। देखिए, तो कुआं सब लोग जानते होते हैं। एक चीज और जान लीजिए, कुएं भी दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं डीप वेल, एक होते हैं सैलो वेल। और उसमें भी अगर कुएं को दो तरीके से बांटा गया है, जलधारी परत के अनुसार भी बांटा गया है और उसका जल प्रवाह की दिशा के अनुसार भी बांटा गया है, ठीक है। कुएं को असल में अगर हम लोग वेल की बात करें रिसोर्सेज में, अगर हम लोग वेल की बात करें, वेल ना दो आधार पर बांटा गया कुएं को। एक बेस्ड ऑन एक्वीफर लेयर, बेस्ड ऑन एक्वीफर्स, और दूसरा बांटा गया बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये दो तरीके से कुएं को बांटा गया, ठीक है। अब दो तरीके से कुआं बटा तो कौन कौन से दो तरीके से बटा? बेस्ड ऑन एक्वीफर्स के मतलब दो आधार पे बटे इसमें कुएं, और दो आधार कौन कौन से हैं जरा उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। वो दो आधार कौन कौन से हैं? ये दो आधार जो है उसमें से पहला आधार जो आपका है वो है डीप वेल, और इसमें होता है सैलो वेल। दो हो गए सैलो वेल। और इसमें बांटा जाएगा तो दो होंगे, एक होगा ग्रेविटी वेल और दूसरा होगा आर्टेजियन वेल। नो डाउट कुएं में जो पानी आता है वो जमीन के पानी को लाया जाता है, ठीक है। ऐसे पानी को लाया जाता है, ठीक है।
अब इसमें देखिएगा ध्यान से क्या हिसाब किताब है, इन दोनों को पहले समझ लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। अब हमने देखा कि बेस्ड ऑन एक्वीफर, इसका मतलब होता है देखिए जो पृथ्वी की लेयर, इरिगेशन में मैंने आप लोगों को बताया था जब भी आपने इरिगेशन पढ़ा होगा कि पृथ्वी कई सतहों में ऐसे मिलके क्या हुई है, बनी हुई है। इसमें जो है ना कुछ लेयर ऐसी होती हैं जो एक्वीफर होती हैं, कुछ एक्वीक्लूड होती हैं। क्लूड क्या कहें, इसको ऐसे बांटे हम लोग बल्कि कि परवियस और इम्परवियस, क्योंकि चार तरह के ऐसे हो जाएंगी तो दिक्कत करेगा आपको। आप समझिएगा कि कुछ लेयर जो होती हैं वो क्या होती हैं, परवियस होती हैं, कुछ लेयर परवियस, कुछ होती हैं इम्परवियस। परवियस इम्परवियस ऐसा लगा। परवियस मतलब क्या होता है, पारगम्य परत, पारगम्य परत, ऐसी परत जैसे बालू वगैरह की परत है जिसमें पानी अगर डालेंगे तो पानी उसी में होल्ड हो जाएगा या पानी उनसे पास हो सकता है। कुछ परतें ऐसी होती ना तो उनमें पानी घुसेगा ना रुकेगा, घुस ही नहीं पाएगा तो आर पार कहाँ से, वो रोक देंगी पानी को, तो रोकने वाली परत को बोलते हैं इम्परवियस लेयर। इम्परवियस का मतलब होता है अपारगम्य। जब भी आप कुआं बनाते हैं तो आपके पास देखिए परवियस है, इम्परवियस है। तो अगर कुआं यहीं पर आपने खोद दिया, यहीं पर कुआं आपने क्या कर दिया, खोद दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हिसाब किताब है, कुआं आपने यहीं पर क्या किया, यहीं पर खोद दिया। तो इस कुएं में देखिए इस परवियस लेयर का पानी रहेगा, इस परवियस लेयर में अगर पानी है तो कुएं में भी वही पानी रहेगा। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से ज्यादा से ज्यादा इस पानी को क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ज्यादा से ज्यादा इस पानी को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भाई निकाल सकते हैं। यहाँ पे जरूरत पड़ने पे आपके अनुसार इस पानी को यहाँ से क्या करेंगे, आप निकाल देंगे इस पानी को ऐसे, ठीक है ना, ऐसे निकाल देंगे इस पानी को। लेकिन ये वेल हुआ, और एक वेल जो होता है वो नीचे कई पारगम्य परतों, जैसे ये एक पारगम्य परत हुई, एक इसके नीचे वाली भी है, तो इन सब का पानी जो है जिस कुएं में आता हो कई पारगम्य परतों का, ये तो इसमें गिरेगा, इसमें भी जाके गिरेगा। तो जो ऐसे कुएं होते हैं जिनमें कई पारगम्य परतों का पानी आता है उनको कहते हैं डीप वेल। उनको क्या कहते हैं हम लोग, डीप वेल। जबकि ऐसे वेल को हम लोग बोलते हैं सैलो। सैलो मतलब होता है उथला और गहरा। हिंदी नाम मैंने बताया नहीं था क्या, हिंदी नाम मैंने बताया नहीं था, एक बार हिंदी नाम ले लेता हूँ भाई, हिंदी नाम को समझिएगा जरा क्या होता है। ये डीप वेल मतलब होता है, एक सेकंड, इसको बोलते हैं हम लोग गहरा कुआं, इसको बोलते हैं गहरा कुआं, और इसको बोलते हैं उथला कुआं। इसको क्या बोलते हैं, उथला कुआं, ठीक है, उथला कुआं। इसको बोलते हैं गुरुत्वीय कुआं, गुरुत्वीय मतलब जिसमें प्रवाह क्या हो, गुरुत्व के द्वारा हो। और इसको आर्टेजियन मतलब बोलते हैं पाताल तोड़ कुआं। इसको क्या बोलते हैं, पाताल तोड़ कुआं। मतलब इस ये एंटी ग्रेविटी इसका फ्लो होता है, अभी बताते हैं कैसे एंटी ग्रेविटी इसका फ्लो होता है, इसको बताएंगे अभी कैसे। एक चीज मैंने आपको बताया कि पृथ्वी जो होता है कई परतों से क्या होती है, मिल करके बनी है। कई परतों से क्या होती है, ये मिल करके बनी है। ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि ये कई परतों से क्या है, मिल करके बनी है। तो एक परत को ही केवल भेदे हैं और उसी से पानी ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं कि ये कुआं सैलो है, उथला है, केवल एक परत। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि उथला कुआं ज्यादा गहरा हो जाता है। क्यों, मान लीजिए किसी एक जगह पर आप पानी खोदने गए, उसमें काफी गहराई पर आप चले गए, एक को लेयर नहीं मिल रही, 100 मीटर चले गए, एक को लेयर नहीं मिली, 120 मीटर पर जाके एक ठो लेयर मिली, पहली लेयर जिसमें पानी था, जिस लेयर में पानी था वैसी पहली लेयर कब मिली, 120 मीटर पर। तो 120 मीटर वाला कुआं जो होगा, पहली लेयर मिली इसको, तो ये कहा जाएगा सैलो है। ये क्या कहा जाएगा, सैलो है, मतलब उथला है। एक तो था 60 मीटर धंसाए, 60 मीटर धंसाए और 3-4 लेयर मिल गई। उतने में जगह वैसी रही होगी जहां पानी क्या था, 60 मीटर पे 3-4 लेयर मिल गया, तो ये 120 मीटर वाला सैलो हो गया। और 60 मीटर वाला तब क्या कहा जाएगा, डीप। क्योंकि हमने कहीं भी ये नहीं बोला है सैलो और डीप में कि डीप वाले का इतना गहराई और सैले वाले का इतना। हमने ये बोला कि गहरा वाला वो कहा जाएगा जिसमें कई परतों का पानी आता हो, और जिसमें केवल एक सिंगल लेयर का पानी आता है उसको सैलो कहेंगे। तो ये संभव है कि जो गहरा कुआं यानी डीप वेल हो वो
कम गहरा हो और जो सैलो वेल हो ज्यादा गहरा हो, ऐसा संभव बिल्कुल हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको कहानी मैंने पूरी की पूरी क्या की, समझा दी। आपको समझ में आ रहा है पूरा कहानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए जो लोग इसका क्लास अभी भी एप्लीकेशन पर नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, तो लोग जान लें कि पूरा क्लास जो है वो देखने के लिए नीचे देखिए स्क्रीन पर नंबर आपको चल रहा है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से पूरी क्लास आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, उसमें भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब ये चलिए आपने समझ लिया कि कुएं की क्या कहानी है। और एक चीज आया गुरुत्वीय और पाताल तोड़, ये क्या है इसको भी समझ लेते हैं जरा। गुरुत्वीय कुआं और पाताल तोड़ कुआं क्या है? तो गुरुत्वीय कुआं किसको कहेंगे? अगर कोई कुआं सिंपली ऐसे भेदा गया, इसमें पानी जो है ना, प्रवेश से परतों का पानी आकर के क्या हो रहा है, गिर रहा है। ऐसे प्रवेश से परतों का पानी क्या हो रहा है, इसमें गिर रहा है, इसमें पानी का लेवल ऐसे मेंटेन है, तो इसमें पानी नीचे आ रहा है, तो इसको कहेंगे गुरुत्वीय कुआं है। ठीक है, कुछ कई बार ऐसा होता है कि कोई पहाड़ी ऐसे है, सपोज करिए उधर से भी कोई पहाड़ी ऐसे है, और दोनों पहाड़ियों में ऐसा है कि कोई प्रवेश से लेयर ऐसे, मतलब इम्परवियस परवियस लेयर फंसी हुई है, इसमें पानी है, और उधर भी क्या है ऐसे, इस लेयर में क्या है, पानी है, और ऊपर की लेयर जो है ये वाली, उसमें एकदम ब्लॉकेज है, इसमें पानी नहीं है। इसमें पानी क्या है, बिल्कुल बिल्कुल भी इसमें पानी क्या है, नहीं है। तो इसमें जब, अच्छा ये कैसी है, पत्थर वगैरह की या चिकनी मिट्टी की है, जिसमें पानी जा भी नहीं सकता है। तो इसमें पानी जो यहाँ पे पानी है ना, उसमें पूरा इसका प्रेशर काम कर रहा है दोनों तरफ से। देखिए पानी का प्रेशर इसमें काम कर रहा है दोनों तरफ से। अब जैसे इसको हल्का सा भी अगर कोई छेद कर दे इसमें यहाँ पे, तो पानी ना इधर के प्रेशर से अपने आप फंवारे से कहाँ जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है। मतलब हल्का सा पुश किए नहीं कि पूरा पानी फंवारे से क्या होगा, ऊपर आने लगेगा। तो इसको कहते हैं, इसने पाताल, कई बार तो अपने से तोड़ के निकल आता है, कई बार इसको अपने से तोड़ के पानी क्या होता है, निकल आता है। तो ऐसे कुएं को जो अपने आप से बनता है उसको पाताल तोड़ कुआं या फिर आर्टेजियन वेल कहते हैं। ऐसे कुएं को पाताल तोड़ कुआं या फिर आर्टेजियन वेल कहते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ रही हैं मैं जो कहना चाहता हूं। पाताल तोड़ कुआं या फिर आर्टेजियन वेल इसको हम लोग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये क्लियर कट बात हुई किसकी, इन चीजों की, क्लियर कट बात हुई इन चीजों की। पाताल तोड़ कुआं या फिर आर्टेजियन वेल क्या होता है, और गुरुत्वीय कुआं तो सिंपल वाला जो कुआं है वो आपने देख लिया। पाताल तोड़ समझ लिया है, गहरा समझ में आ गया, उथला समझ में आ गया, सारे कुएं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है ना? अब देखिएगा जरा हिसाब किताब आगे और क्या क्या चीजें थी हमारे पास, आगे देखिएगा और क्या क्या चीजें थी। तो अभी के लिए हमने इतना समझा, यहाँ पे हमने इस चीज को ऐसे समझा कि अभी हमने केवल एक टॉपिक इसमें समझा, गहरे वाले में। गहरे वाले में हमने एक चीज समझा, क्या, कुआं। बात समझे? हमने क्या समझा, दूसरा चीज कुआं। बात समझ में आ रही ना? अब एक तरीका होता है, दूसरी चीज क्या होता है, झरना। अब झरना क्या होता है, तो झरने भी उसी तरह से कई टाइप के होते हैं। झरने भी एक ग्रेविटी होता है, सरफेस होता है, या फिर आर्टेजियन होता है। तो ये पहले झरने होते क्या है अकेले उनको समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बाकी बातें करेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले अब क्या समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं हम लोग, झरने। ठीक है, क्या समझने वाले हैं, झरने, या इनको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स, ठीक है ना? स्प्रिंग्स क्या होते हैं, अगर इनको अगर हम लोग समझा जाए यहाँ पे, स्प्रिंग्स क्या होते हैं, तो स्प्रिंग माने झरने जो होते हैं उनका हिसाब किताब बहुत क्लियर है भाई, हिसाब किताब बहुत क्लियर है झरनों का, उसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है, झरने जो होते हैं, झरने जो होते हैं उनका हिसाब किताब क्या है समझिएगा। वो होते हैं कि जब किसी कारण से जो भूमिगत जल है, जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल है, अगर वो किसी कारण से, भूमिगत जल किसी कारण से बाहर हो रहा है, बाहर की तरफ बहने लगा, किसी कारण से भूमिगत जल बाहर बहने लगा, तो उसको कहते हैं वो झरना है। अब भूमिगत जल या तो आप निकालिए, लेकिन प्राकृतिक रूप से वो बाहर बहने लगा, प्राकृतिक रूप से वो क्या हुआ, बाहर बहने लगा, तो उसको कहते हैं कि वो झरना है। और उसके कई कारण हो सकते हैं झरने के। मान लीजिए, अच्छा झरने को इस टाइप से अगर बांटा जाए तो कितने टाइप के झरने हो सकते हैं, तीन टाइप के। एक हो सकता है जो झरना हो सकता है वो सबसे पहले वो हो सकता है ग्रेविटी, ग्रेविटी। दूसरा हो सकता है सरफेस, और तीसरा जो हो सकता है, तीसरा जो हो सकता है वो आर्टेजियन। एक सेकंड, हाँ ठीक है, तीसरा जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, आर्टेजियन हो सकता है। ठीक है ना? यानी इनको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय झरने। इनको क्या बोले हम लोग, गुरुत्वीय झरने। दूसरा क्या होता है सरफेस वाला, बताइए सरफेस वाला क्या है, सरफेस वाला जो है वो है सतही झरने,
सतही झरने। और तीसरा जो होता है वही आर्टेजियन का मतलब पाताल तोड़ झरने। अंतर क्या है तीनों में उसको समझिएगा। पाताल तोड़ झरने। एक सेकंड रुकिए जरा पानी पी ले। चलिए भाई, अब देखिए जैसे हमने तीन तरह का इसमें स्प्रिंग्स यानी झरने को बता दिया, तो ये कैसे कैसे होंगे। ग्रेविटी वाला कैसा होगा सबसे पहले उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ग्रेविटी वाला देखिए, मान लीजिए किसी जगह पे अगर सिंपली ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है, सिंपल ग्राउंड वाटर है, सॉरी ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना, ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मतलब पेड़ पौधे वगैरह सब उगे हुए हैं यहाँ पे, अपना जो लेयर है वो आपकी है यहाँ पे। तो ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसी लेयर आई, कोई ऐसा, अच्छा ये कौन सा है, ग्रेविटी वाला है, ये ग्रेविटी, अच्छा इसको ग्रेविटी वाले को ऐसे समझिए आप, सिंपल सिंपल, ये ग्राउंड लेवल है। इसके जो भी है अपना ऊपर चीजें हैं, और यहाँ पे हुआ क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे हुआ क्या कि कुछ इस टाइप से ग्राउंड वाटर टेबल आपका था, ठीक है ना ये। और एक समय पर ये बढ़ा अपने आप से ग्राउंड वाटर टेबल, ये अभी ऐसा था, ये GWT आपका जो था ग्राउंड वाटर टेबल यानी भौम जल तल, वो यहाँ था। धीरे धीरे पानी बढ़ने की वजह से ये बढ़ा, अब बढ़ करके ऊपर आ गया, अब बहने लगा इसी सतह पे। तो ये पानी जो यहाँ से बहना शुरू कर दिया, इसी को कहते हैं कौन सा, ग्रेविटी स्प्रिंग यानी गुरुत्व झरना। जबकि अगर ऐसा होता, ऐसा दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता था, एक ये तरीका हुआ कि पानी ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ा और अपने आप सतह पर निकल के क्या हुआ, बहने लगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखे होंगे पहाड़ों वगैरह पे अक्सर, कि कोई पहाड़ी है और वो काफी उसमें इम्परवियस लेयर ऐसे है, उसमें क्या है, इम्परवियस लेयर ऐसे है, और यहाँ पे एक परवियस लेयर है, मान लीजिए ये एक परवियस लेयर है जिसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब पानी का लेवल यहाँ पे ये क्या है, इम्परवियस है, ये इम्परवियस परवियस समझ में आ रहा है, अप्रवेश है, इसमें पानी नहीं जा सकता है। इधर का पानी जो है बहते हुए, ये ग्राउंड वाटर टेबल था यहाँ पे ऐसे, इस जगह पे ये आपका ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे कई बार पानी इसमें तो जा नहीं सकता है नीचे, तो ये पानी यहीं से क्या हुआ है, यहाँ से ऐसे बह निकला। पहाड़ियों पर देखते हैं पानी पत्थर के अंदर से निकल रहा है, वो निकल नहीं रहा होता है, यहाँ पे तो पानी इसमें जा नहीं सकता है, तो यहाँ का पानी जो है फ्लो करके यहीं से क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। तो इसको कहते हैं कि सरफेस स्प्रिंग है, यानी सतही झरना है, सतही झरना यानी सरफेस स्प्रिंग है। जबकि पाताल तोड़ झरना कैसा होगा, पाताल तोड़ झरना देखिए ये धीरे धीरे रिस्क करके निकल रहा था ना, गुरुत्वीय झरना धीरे धीरे रिस्क निकल रहा था, ये भी रिस्क के ग्रेविटी से ही निकलता है। असल में देखा जाए तो सतह पे ये ग्रेविटी क्यों है, क्योंकि इसमें ये ऐसे ऐसे अपने लेवल से निकल रहा है, ये सतह पर होते होते बस इसको आगे कोई परवियस, अगर यहाँ पे भी ब्लॉकेज होता तो नहीं निकलता। यहाँ पे क्या हुआ, परवियस लेयर मिल गई इसको, यहीं से ये क्या हुआ, पूरा बाहर हो गया, यहीं तक इम्परवियस लेयर थी इसी जगह पर, तब इसको कहेंगे सरफेस झरना हुआ, सतही झरना हुआ। अब अगर आर्टेजियन कैसा होगा, तो आर्टेजियन जाहिर सी बात है किसी दो परवियस लेयर के बीच में कोई इम्परवियस लेयर ऐसे फंसी हुई हो, इम्परवियस लेयर के बीच, मान लीजिए एक इम्परवियस है, इसमें से पानी नहीं निकल सकता है, अरे ये काफी ऊंचाई पे ऐसे चला गया है, इसको और अच्छे से समझिए इस टाइप से, रुकिए मैं मिटा देता हूँ इसको। इसमें क्या हिसाब है, मान लीजिए ये लेयर जो है आपकी वो ऐसे है ऊपर, ठीक है ना, ये पूरी क्या है, ऐसे ब्लॉक है, इसमें से पानी नहीं जा सकता। एक इसकी नीचे वाली जो है, इसमें पानी क्या हो रहा है, बह रहा है ऐसे। तो आपने कहा सर कुएं में भी, आप कुआं तब होता है जब एक पाइप बना ले पूरा वो अंदर से तोड़ करके, लेकिन जब इसमें इसी जगह से अपवर्ड फ्लो की वजह से, दबाव की, प्रेशर के कारण, अगल बगल के प्रेशर के कारण अगर पानी रिसना शुरू कर दिया, रिसना तोड़ करके बोर नहीं किया, बल्कि प्रेशर के कारण पानी बाहर रिसना शुरू कर दिया इसको तोड़ करके, तो इसको बोलते हैं हम लोग आर्टेजियन स्प्रिंग। आप कहेंगे सर कुएं में और स्प्रिंग में अंतर क्या है, अरे भैया कुआं जो होता है वो तो एक बोर कर देता है पूरा ना, स्प्रिंग क्या होता है, पानी का सतह पर फैल जाना, तो ये पूरा पानी क्या होगा, सतह पर फैल जाएगा, बात समझ आ रही। तो इसको स्प्रिंग वाला झरना कहता है, ये आर्टेजियन स्प्रिंग कहते हैं। सतह पर है तो इसको कहेंगे सरफेस स्प्रिंग या फिर
ग्रेविटी स्प्रिंग। तीनों को ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत देखिए, ये जो मैं सरफेस सोर्स पढ़ा रहा हूँ या ये सब पढ़ा रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, लेकिन हाँ तैयार रखिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी तक आपने जो देखा उसमें, और देखिए अभी हम लोग को और क्या क्या देखना है। ठीक है, अभी आपने ऊपर ये सब चीजें आपने अभी देखी। अभी इसमें हम लोगों ने समझा जो, वो हम लोगों ने झरने को समझा। झरना मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर आप समझिएगा। अभी हम लोग को पढ़ना है, देखिए झरने हो गए। अब हम लोग को, एक सेकंड, झरने हो गए। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो रीसन गैलरी, इनफिल्ट्रेशन पाइप या इनफिल्ट्रेशन वेल, ये तीनों चीजें पढ़नी है। बात समझ आ रही है? और ये सब तो कुआं उआं झरना वगैरह आप लोग जो है वो, ये कुआं और झरना वगैरह आप लोग पढ़ चुके हैं। अब इनफिल्ट्रेशन में 3 टॉपिक हैं, इनको समझ लीजिएगा ध्यान ध्यान से। इनफिल्ट्रेशन में 3 टॉपिक क्या है? तो सबसे पहले आता है इनफिल्ट्रेशन गैलरी। इनफिल्ट्रेशन का मतलब समझते हैं, जो इनफिल्टर होके आगे बढ़ता हो, इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। अब मान लीजिए ये तीनों ही ना नदी के किनारे निश्चित रूप से बने, इनफिल्ट्रेशन गैलरी हो, इनफिल्ट्रेशन पाइप हो या इनफिल्ट्रेशन वेल हो, तीनों ही। देखिए क्या होता है हिसाब किताब। अगर कोई नदी यहाँ पे ऐसे ऐसे पानी इसमें क्या हो रहा है, बह रहा है। मान लीजिए कोई नदी है जिसमें पानी क्या हो रहा है, ऐसे बह रहा है। और इस नदी के अब इधर की तरफ तो तल ऊपर ही होगा ऐसे, इधर की तरफ, और इससे कुछ गहराई पर नदी पर एक सुरंग बनाई जाती है। कैसे सुरंग? एस टाइप से, इस टाइप से सुरंग क्या होती है, बनाई जाती है। ठीक है, और इसमें इस सुरंग में चिनाई करके एक ये हॉरिजेंटल, मतलब नदी ऐसे लंबाई की दिशा है ये नदी की, ये नदी का क्या है, क्रॉस सेक्शन है। तो ये नदी का पानी आगे जा रहा है, तो उसी के साथ साथ नदी का जो, और तल से नीचे कर लें, रुकिए जरा इसको। आइए, ये आपका जो है वो ग्राउंड ग्राउंड लेवल है, और ये नदी का तल है, नदी का बेड लेवल है, बेड लेवल है। इससे भी कुछ नीचे कहीं यहाँ पे जो है वो इनफिल्ट्रेशन गैलरीज बनाई जाती हैं यहाँ पे। इससे कुछ 10 मीटर नीचे, 10 मीटर नीचे यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन गैलरीज बनाई जाती हैं। कैसे बनाई जाती हैं? इनमें जगह जगह पर इनफिल्ट्रेशन गैलरीज में, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज में जगह जगह पर ऐसे जो है ना छिद्र बने रहते हैं। छिद्र कैसे रहेंगे? तो छिद्र इस टाइप से जाल वाले बने रहते हैं जगह जगह पे। जगह जगह पे जाल वाले छिद्र क्या होते हैं, ऐसे बने रहते हैं। और इन जाल वाले छिद्रों से जो पानी है ना, वो हम लोग का रिस रिस करके कैसे पानी आएगा? जैसे जो पानी यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा होता है तो यहाँ सबका पानी जो है ना, वो जब गिरता है तो नदियों का एक कैचमेंट एरिया होता है। इरिगेशन में आपने पढ़ा होगा, जहां तक का पानी नदी में आता है उसको नदी का कैचमेंट एरिया। तो पानी जाता है तो कुछ ऐसे रिसता है पानी जमीन से भी, और रिस करके छन करके इसमें क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन गैलरी में पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा। या यहाँ का भी पानी जो नदी से भी नीचे है, ये भी पानी इकट्ठा होगा। ये इनफिल्ट्रेशन गैलरी एक ढाल पे रखी जाती है, जरूरत पड़ने पे इससे पानी क्या किया जा सकता है बाद में, थोड़ा सा छना हुआ पानी। देखिए ना, सतही जल स्रोत था, सतही जल स्रोत था, छनने की वजह से ये क्या हो गया, भूमिगत। जब कोई चीज पृथ्वी के इनफिल्ट्रेशन लेयर से पास होता है तो वो छनता रहता है, और छनने की वजह से क्या होता है, वो यहाँ से जो पानी इसमें आया वो कैसा पानी है, वो सब सरफेस या फिर ग्राउंड वाटर में काउंट होगा। किसमें काउंट होगा? ग्राउंड वाटर में काउंट होगा। बात समझे? ये पैन, ये हुआ इनफिल्ट्रेशन गैलरी, जो एक तरह का हॉरिजेंटल टनल होता है। हॉरिजेंटल टनल होता है, क्या होता है? एक हॉरिजेंटल टनल होता है। ये बात समझ में आ रही है? ये आपने समझ लिया पूरा हॉरिजेंटल टनल का मतलब, ये इनफिल्ट्रेशन गैलरी है। अगर इसी तरह इनफिल्ट्रेशन पाइप की बात की जाए तो वो क्या होता है उसको समझिएगा। तीसरी चीज, इनफिल्ट्रेशन पाइप क्या होती है जरा समझिएगा। यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन गैलरी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन पाइप का। ठीक है ना, पाइप का। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी, ये प्लान है, प्लान है, कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, इसमें चारों तरफ पानी क्या रहता है, फैला रहता है। तो इसके नीचे कुछ गहराई पर, इसके नीचे कुछ गहराई पर एक एक अलग लेवल का, एक अलग लेवल का, रुकिए एक सेकंड, एक अलग लेवल का ऐसे कुआं बनाया जाए। ये कुआं बनाया जाए इसके अंदर, और इस कुएं से बहुत सारी, बहुत सारी, बहुत सारी पाइपें जो है ऐसे ऐसे ऐसे, ये समझिए नीचे काफी गहराई पर है, ऐसा ऐसे पाइप्स निकाली जाए, जिनमें क्या लगी रहे, जालियां लगी रहे। इन पाइप्स में क्या लगी रहे, जालियां लगी रहे। आप समझिएगा, जब इनफिल्ट्रेशन एरिया,
इनफिल्ट्रेशन एरिया जो है वो काफी क्या हो, हाई हो, इनफिल्ट्रेशन एरिया काफी बड़ा हो। तो हम लोग एक यहाँ पे कुआं छोटा सा बनाते हैं, वेल, और उसके साथ कई पाइपें जोड़ देते हैं, और ये पाइपें खूब दूर तक जाती हैं। जितना ये प्लान है ऊपर से देख रहे हैं हम लोग इसको, ये पाइपें खूब दूर तक जाती हैं, और अगल बगल जितना भी परवियस लेयर है, ये सारी लेयर कैसी है, ये परवियस लेयर है। ये कैसी है, परवियस लेयर है। परवियस लेयर से पूरा पानी इससे होते हुए इस कुएं में क्या होगा, इकट्ठा होगा, और इस कुएं के पानी को बाद आप में यूज कर सकते हैं। तो इन पाइपों को, ये जो पाइपें हैं ना, ये जो चारों तरफ पाइपें लगी हुई हैं रेडियली, ये पाइप कैसे लगी हुई हैं, आर्य दिशा में, यानी कैसी लगी हुई हैं, रेडियली लगी हुई हैं। मतलब यहाँ पे हम खड़े हैं, हमारे दो हाथ कैसे हैं, आर्य दिशा में। ये पाइपें आगे जा रही हैं ऐसे, और इनमें पानी भर रहा है छन छन के, वो पानी इकट्ठा हो रहा है, कहाँ आ रहा है, कुएं में आ रहा है। बात समझ आ रही। तो इनको कहते हैं हम लोग इनफिल्ट्रेशन पाइप्स। जो पाइपों का काम है वो इनफिल्ट्रेशन पाइप्स। अब तीसरा चीज होता है इनफिल्ट्रेशन वेल। इनफिल्ट्रेशन वेल क्या होता है, वही कुआं बनेगा, वही सिंपल क्या होगा, कुआं बनेगा। इनफिल्ट्रेशन वेल क्या होता है, एक तरह का कुआं होता है। वो एक ऊर्ध्वाधर कुआं रहता है जिसमें जालियां लगी रहती हैं, जैसे इसमें पाइप लगी हुई हैं। ये सिंपल अगर एक कुआं होता, ये अगर एक सिंपल कुआं होता, इसमें कोई पाइप नहीं होती, तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, ये पूरी आपकी जो जमीन है, होता ये फिर पूरी आपकी जो ये जमीन है ऐसे, एक सेकंड, ये जो पूरी आपकी जो जमीन है यहां से यहां तक, मान लीजिए ऐसे फैली हुई है ऊपर तक ऐसे, ठीक है ना, ये पूरी ऐसे जमीन फैली हुई है, और ये इसमें कुआं जो बना है, वो कुआं जो है इस टाइप से जगह जगह पे इसमें जालियां जो है वो क्या है, कटी हुई है। और ये गैलरी जैसा नहीं है लंबे में, ये कुआं गैलरी जैसे, देखिए अभी कहेंगे सर वैसा ही डायग्राम ये बना रहे हैं आप, समझिए जरा बात को। ये नदी थी लंबाई में ऐसे, इसके साथ साथ एक गैलरी चल रही थी, इसके साथ साथ एक गैलरी चल रही थी नदी का, और पानी उस गैलरी से बढ़ता हुआ बह रहा था, और गैलरी के पानी को हम लोग यूज कर सकते थे। लेकिन नदी के किनारे अगर कुएं बनाए जाए खड़े खड़े ऊर्ध्वाधर, और उसमें कई कुएं बनते हैं फिर, और उन कुओं को आपस में जोड़ा भी जा सकता है पाइपों से, और उन कुओं में पानी रिस रिस के भर रहा है, तो उनको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन वेल। इनफिल्ट्रेशन गैलरी क्षैतिज होती है, इनफिल्ट्रेशन वेल ऊर्ध्वाधर होता है, और इनफिल्ट्रेशन पाइप आर्य दिशा में फैली होती हैं, जिनमें पानी को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। बात समझ आ रही है। ये तीनों के बारे में हमने भूमिगत वाले के भी बारे में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, अगर इसका डायग्राम अगर देखेंगे तो डायग्राम भी आपको नोट्स में मिल जाएगा पूरा। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे डायग्राम भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हमने सारी चीजें जो है ये यहाँ से शुरू किया था पूरा सरफेस पढ़ाना। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमने सरफेस जो पढ़ाना शुरू किया था, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। मुझे जहां तक मालूम है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे बात समझ में आ रही ना, ये पूरा आपका समझ में आ गया, ठीक है, देख लीजिए। तो ये हमने पूरा इकट्ठा किया था, ये आउटलाइन और सरफेस। ये वाला चैप्टर हम लोग का यहीं पर होता है खत्म। अगले चैप्टर में हम लोग ये बात करेंगे कैसे इनसे पानी लेकर के, पानी की क्वांटिटी पहले जानेंगे कि हमारे जिस जगह पे पानी देना है उस जगह पे कितने पानी की जरूरत है, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर या पर कैपिटा डिमांड को पढ़ेंगे। उसमें पॉपुलेशन फोरकास्टिंग समझने वाली बहुत चीजें हैं, उसके बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।